जो कन्वेंशनल जॉब्स थे और कन्वेंशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम थे वो सारे 5 साल में, लास्ट 5 साल में डिसरप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। एक सीईओ जितना कमा रहा है उतना एक यूट्यूब क्रिएटर कमा रहा है। आप जब कंट्री छोड़ के सिंगापुर मूव कर रहे थे, हाउ इजी वाज दैट डिसीजन? हर कोई मेरे पास आता है कि भाई नौकरी दिला दो, कोई ये नहीं पूछता कि यार तुमने ये किया कैसे। मैं उनको लाइन बाय लाइन बता सकता हूँ कि ये करो और तुम यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन वो ये नहीं जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। As soon as you challenge your threshold, there is where you will find exponential growth. Yes, having mentor is very important. जब भी मेरे पास mentors थे तो उन्होंने मुझे लिटरल ऐसे शॉर्टकट बताए कि मैंने अपने 5 साल कम कर दिए। उसी चीज़ को मुझे खुद 5 साल लगते हैं अदरवाइज। डर के आगे कोशिश की, पहली बार में फेल हुए, फेल ही नहीं लिटरली डब्बा गोल हुआ। 3 या 4 चीज़ें ऐसी बताइए जिसके बारे में उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पॉडकास्ट देखना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए ताकि वो अपस्किल कर पाए अपने आप को और उस फील्ड में आगे कहीं जाके जुड़े और कुछ अच्छा कर पाए। आज जब मैं ये जर्नी शुरू कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग का, तो मेरा पहला गेस्ट है प्रतिबिंब द्विवेदी। प्रतिबिंब द्विवेदी, थैंक यू सो मच फॉर your presence in chilling out with Shubhro Sen. Thank you, it's an honor मेरे लिए। How are you feeling today? I mean, it's just amazing यार। मैंने कभी सोचा नहीं था किसी का पॉडकास्ट ओपन करूंगा मैं। Thank you so much यार। It's an honor. Thank you so much for making time. Just to introduce Pratibimb, Pratibimb is an entrepreneur in Singapore. ये अपनी कंपनी यहाँ खुद एस्टैब्लिश कर चुके हैं जिसका नाम है Human.ai। एक सिंपल सा जर्नी जो लखनऊ से शुरू हुआ और कई सारे शहरों में अलग अलग स्टिंट्स करने के बाद प्रतिबिंब यहाँ सिंगापुर में आके अपनी एक सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहे हैं Human.ai। इसके अलावा इन्हें टेक और इन्वेंशंस में काफ़ी रुचि है। मैं इनको अभी कई सालों से जानता हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि हर 2, 3, 6 महीने में नया क्या आने वाला है, कैसे कुछ सुधार लाया जाए जो चीज़ों से हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ही वो रहा है। एक वो बोलते हैं ना साइंटिस्ट माइंड, ये वो है प्रतिबिंब द्विवेदी में। आपके जर्नी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पास करें ताकि वो भी इंस्पायर है। जो यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, जो यूथ हमारा चैनल देख रहे हैं, तो उनको पता चले कि आपकी जर्नी कैसी रही है। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू बी डिटर्मिन्ड और लगे रहना है। बिल्कुल, है ना। तो वो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो मैं यारों आया हूँ लखनऊ से, नवाबों का शहर और तहजीब वहाँ की डिफ़ॉल्ट है। मैं अपने आप को मैं भी नहीं कहता हूँ, हम कहते हैं हम वहाँ पे मतलब हम लोग कहते हैं भाई ये हम 4-5 लोग हो क्या तो वैसे लखनऊ बहुत ही छोटा सा शहर है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा जब मैं बहुत छोटा था तो समहाउ मेरे पापा ने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने मुझे 2 बैटरी जोड़ी और उसको तार से बल्ब जोड़ के जला दिया। और मैं ऐसा मज़ा आया ना मुझे यार वहाँ से कि इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो उस दिन आपकी लाइफ में भी एक चैप्टर, एक बल्ब जल गया आपके दिमाग में। बिल्कुल। सो इसका श्रेय आपके पिताजी को जाता है। उनका नाम क्या है? अनिल कुमार द्विवेदी। अनिल कुमार द्विवेदी, थैंक यू सो मच। आपने जो इनको इंस्पायर किया, इसके वजह से ये काफ़ी हमारे जैसे लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं और ऑडियंस को भी आज हम आशा करते हैं कि आप जो भी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन मिले। सो वो एक लाइट जो जलाया आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर, आपके पिताजी ने जलाया, जिसको आपने देखा और आप इंक्विजिटिव हो गए, आपको लगा कि यार ये तो मज़ेदार है, इसी स्फीयर में कुछ और करना चाहिए, कुछ खोजबीन करनी चाहिए, कुछ तलाश करनी चाहिए। तो आपने क्या किया फिर? तो यार उस ज़माने में कोई इंटरनेट तो होता नहीं था। मैं चाहता था, एक मैगज़ीन स्टोर था मुंशी पुलिया पे, तो वहाँ पे मैं खड़ा रहता था। विज्ञान प्रगति नाम की एक बुक आती थी। भाई विज्ञान प्रगति ये विज्ञान आप लोगों को याद है विज्ञान प्रगति? हालांकि आप इससे पहले कि विज्ञान प्रगति में बात करो तो विज्ञान प्रगति में मैं भी कॉमिक दुकान में जाता था और विज्ञान प्रगति जो सेगमेंट में रहता था उसके दूसरे सेगमेंट में जाता था। मैं विज्ञान प्रगति से आंखों में आंखें भी नहीं मिलाता था। मैं जाता था सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, डोगा, इनकी कॉमिक्स पढ़ने जाता था और मुझे उनमें बड़ी दिलचस्पी थी। सभी नॉर्मल बच्चे उधर ही पाए जाते थे, मैं ही एक अनूठा। नहीं, आप अनूठे थे, बट मुझे तो बहुत
चिढ़ मचती थी ये साइंस वाले किताबों से, क्योंकि मुझे हमेशा आज भी लगता है कि साइंस जो है ना वो क्रिएटिविटी किलर है, वो मिथ बस्टर है। हम ख्याली पुलाव बनाते हैं, क्रिएटिविटी में अपनी दुनिया बनाते हैं, और साइंस आके बोलता है नहीं हो ही नहीं सकता यार, ये मेरे एक्सपेरिमेंट में फेल है। तो अब आप बताइए, सो विज्ञान प्रगति से एक बल्ब जला, फिर आप विज्ञान प्रगति में क्या खोज तलाश कर रहे थे? तो यार वहां से फिर मेरे को समझ में आया कि वो उस बुक में एक सर्किट डायग्राम निकलता है हर एडिशन में। तो मेरे पास इतनी तो औकात थी नहीं कि भैया खरीद पाए पूरी किताब, तो उससे थोड़ी देर मैं रेंट पे लेता था या फिर मैं उसको फोटोकॉपी करा लेता था। फिर मैं उस चीज़ को जाके घर में बनाने की कोशिश, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो रेजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, या कि है क्या ये चीज़ें। बट मुझे ये समझ में आने लग गया था कि यार इनको ऐसे ऐसे जोड़ोगे और सोल्डर वोल्डर मार दोगे और जोड़ दोगे तो ये जल जाएगा, कैसे ये नहीं पता मुझे। इतना मज़ा आता था मुझे वो चीज़ें करने में। तब मैंने एक रेडियो ट्रांसमीटर बनाया जिसमें कि इतनी बगल में मैं बोल रहा हूँ, वायरलेसली रेडियो पे आवाज़ जा रही है। मैं तो पागल हो गया लिटरली। और ये आपका लगभग कितना उम्र है? यार मैं बहुत छोटा था, मैं 7-8 मैक्सिमम 10 साल का रहूंगा। 7-10 साल में आप ये सारी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जबकि स्कूल ने आपको करने नहीं बोला, आप अपने खुद के रुझान से कर रहे थे। क्योंकि मुझे ये इन चीज़ों में इतना मज़ा आने लग गया कि यार मैं रेडियो की दुकान पे जाता था, घंटों खड़ा रहता था। वहाँ पे उस ज़माने में कैसेट हुआ करते थे इतने बड़े, उन कैसेट को रोटेट करने के लिए मोटर और पुली सिस्टम हुआ करता था उन रेडियो प्लेयर के अंदर। तो मैं उसकी दुकान से खड़ा होकर वो खरीद लाता था और फिर क्या करता था, पेप्सोडेंट के डब्बे आते थे उनमें पुली दोनों तरफ जोड़े, बीच में उसको एक और छोटे पुली से अंदर मोटर लगा के जोड़ दिया और बैटरी लगाए, पूरे घर में दौड़ाया करता था। मेरी इच्छा थी कि मैं उस पर, भाई उस समय में मेरा मन था कि मैं उससे ट्रेन का पूरा सर्किट बना, जैसे आप आज टीवी में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी लोग बच्चों के ट्रेनें होती हैं। भैया हैसियत तो थी नहीं, दिलाता भाई था नहीं। वो बनाने जो रेडियो की दुकान में मैं भी जाया करता था, मैं मैग्नेट लेने जाता था भाई। मैं मैग्नेट लिया करता था और मैग्नेट से मेरे को बड़ा फैसिनेशन था। और उसको मैं क्या यूज में लाता था, ये जो कॉमिक्स के बारे में बात किया, राइट, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, डोगा, उसके साथ जो स्टिकर मिलते थे, वो स्टिकर को मैं काट के कार्डबोर्ड पे लगा के उसके पीछे मैग्नेट लगा के मैं अपनी अलमारी में लगाता था भाई। अलग अलग तरीके की क्रिएटिव है भाई। क्रिएटिव, ये बोलने की बात यही है कि अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी है। ये साइंस में अपने लगे पड़े थे, मैं अपना क्रिएटिविटी अलग ही प्रकार से निकाल रहा था। बट आज जो भी मुकाम पर हम हैं, हम बहुत ही इंक्विजिटिव थे बचपन से। और अगर आप ये देख रहे हो तो आपको हमारे तरफ से यही मैसेज है कि क्वेश्चंस पूछो, अपने आप से पूछो। अगर कोई लॉजिक आपको समझ ना आए तो उसे पूछो, अपने आप से पूछो। ना समझ आए तो पढ़ो, नहीं समझ में आए तो किसी और ज्ञानी आदमी से पूछो अपने आसपास में। नॉलेज जितना इकट्ठा कर पाओ उतना कम है। ऑफ कोर्स। एंड अगर आपको कुछ चीज़ों में मज़ा आता है, तो आई वाज लकी कि मेरे को उस बचपन में ये चीज़ों से खुराफात करने में इतना मज़ा आने लग गया और मैंने उसको फिर फर्दर जाके अपना इंजीनियरिंग की। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों में, ऐसा हर एक को होता है यार कि कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी चीज़ों से मैच करती है जहाँ पे रेजोनेंस होता है, मतलब कि आपको वो चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, आप घंटों बिता सकते हो। अगर आप उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बना सकते हो, इससे भला कुछ नहीं। मतलब तब आप बल्ले बल्ले है बेसिकली, है। लेकिन ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ से फैसिनेशन है, आपने अपना प्रोफेशन और करियर उसमें बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग जो है लोग इसलिए करते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही गलियाते हुए मिलते हैं कि क्या, कहाँ आ गए यार, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इनकी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इंजीनियर बाय चॉइस था। मतलब मेरे को पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या तो CS या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में से, ये इतना मुझे क्लियर था। मेरे ज़्यादातर दोस्तों ने इंजीनियरिंग इसलिए 12th में मैथ्स लिया था, और कोई करें तो करें क्या, BSc करने से फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आई वुड, मेरे को, क्योंकि ये मेरे को आइडेंटिफाई हो गया था क्या करना है, इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग की। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंजीनियर। एंड उसके बाद मैंने पूरे 10 साल 12 साल जॉब की पूरे इंजीनियरिंग टेक कंसल्टिंग में। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, जो कि भी टेक कंसल्टिंग में। तो इस तरीके से अगर आप, जो पैशन था मैंने उसको मतलब उसको प्रोफेशन में बना लिया। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड स्पेस टू बी, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं। तो लकी आर दोस पीपल जिनको समझ में आ जाए एक ऐसे यंग एज पे कि उनको लाइफ में करना क्या है। आजकल भाई
40 साल 45 साल में भी पीपल आर फाइंडिंग देयर पर्पस इन लाइफ, राइट? देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लेट, बेशक लेट हो जाओ, लेट होके फिर आप खोजो कि आपको लाइफ में क्या करना है, देयर इज़ नो रश। बट कुछ लकी लोग जो है जो पहले ढूंढ लेते हैं, तो वो उनके पास रनवे बहुत ज़्यादा रहता है कि उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए। तो प्रतिबिंब, मेरा आपसे ये सवाल है, सोचो हमें पता नहीं है कि मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। बहुत बच्चे अभी भी मार्क्स के बेस पे या जो पेरेंट्स के गाइडेंस पे चले जाते हैं। तो आपका क्या सजेशन है? बिकॉज जितना मैं जानता हूँ, आप फैमिली में सबसे बड़े हो, आप के फैमिली में एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन भी है। भाई और बहन का नाम? भाई का नाम विकल्प, जो मुझसे 2 साल छोटा है। पलक, जो मेरी सबसे छोटी बहन है, वो मेरे से 14 साल छोटी है फिलहाल। तो मेरे यहाँ ही मैंने उसको अपने ही जॉब पे पकड़ के रख लिया कि तुम मेरे यहाँ काम करो, कहीं मत जाओ। तो करेक्ट। तो आपने काफ़ी हद तक इन बच्चों को अपने घर पे मेंटोरशिप दिया है, इनको गाइड किया है कि आज जो भी वो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेके पढ़ रहे, तो आपने गाइड किया। तो आपका क्या सोचना है इस तो देखिए, एक चीज़ तो मुझे जो अब बड़े होकर समझ में आई कि लोग कहते हैं कि भाई ए लेने से लाइफ सिक्योर्ड है, बी लेने से लाइफ सिक्योर्ड है, या सी लेने से या ये बेकार है या वो अच्छा है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत नोशन है इस बारे में कि एक सर्टन टाइप की जॉब अच्छी होती है, दूसरी टाइप की जॉब अच्छी नहीं होती है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली आज के ज़माने में मुझे लगता है सारे स्ट्रीम में बहुत ऑप्शंस हैं। अब ज़माना बदल चुका है, जबकि केवल एक अगर आप सरकारी नौकर थे तो ही आपकी वैल्यू थी। आज के ज़माने में बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। आप लिटरली इट्स कि आपकी कैपेसिटी पे है कि आप कितना अचीव कर सकते हो। मैं जब छोटा था, मुझे लगता था कि अरे साइंस नहीं लिया तो बेकार हो, बेवकूफ़, मतलब अक्लमंद। हमें लगता था कि साइंस वाले बच्चे अक्लमंद होते हैं एंड उसके नीचे वाले कॉमर्स सब बिल्कुल बेकार आर्ट्स में है। तो लेकिन ये निहायती बेवकूफ़ी की बात है। मैं बताऊं, जो बच्चे जो जिस भी स्ट्रीम में लेते हैं, वो उस स्ट्रीम में इतना ऊपर जा सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसा ये बिल्कुल भी मिथ है। बट आपको अगर ये पता है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है ज़्यादातर कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, उसके अंदर डिग कीजिए और ये सोचिए कि 10 साल बाद मैं क्या करूँगा, क्या कर रहा हूँगा या कर रही होंगी, उसके हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए। मतलब अगर आपको है कि मुझे डॉक्टर और सर्जन ही बनना है, तो भैया बिल्कुल बायो लेके ही फिर कॉमर्स में मत चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से स्ट्रीम्स हैं। तो गोल कहाँ जाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी सिलेक्शन कीजिए, ना कि इस बात से कि किस चीज़ में नौकरी मिल जाएगी मुझे। भाई एक्चुअली पता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द चॉइसेस जो उस करियर में वो जो स्टूडेंट लाइफ में लेते हैं, यही सोच के लेते हैं कि यार वो कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, है ना, कौन से कॉलेज में 20-25 लाख का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, उसके वजह से MBA करना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। कोई पैशन को फॉलो करके वो पढ़ाई जो आप बोल रहे हो कि विजुलाइज करो कि आपको करना क्या है, आपका अल्टीरियर पर्पस क्या है, आप वो सोचने की कोशिश। एक बार पूछो, आपको सोशल सर्विस करके बहुत मजा आ रहा है कि बच्चों को पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है, या डॉक्टर बन के आप हवाई जहाज उड़ा के, या जो भी हो MBA करके कॉर्पोरेट में आप तरक्की करोगे, किस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या बिजनेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये कैंपस प्लेसमेंट और जो कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग जो है, उसको आप चैलेंज करना शुरू कीजिए। बिल्कुल राइट। आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे सारे सामने एग्जाम्पल है कि जो कन्वेंशनल जॉब्स थे और कन्वेंशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम थे, वो सारे 5 साल में, लास्ट 5 साल में डिसरप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल डिसरप्ट हो चुके हैं। एक CEO जितना कमा रहा है, उतना एक YouTube क्रिएटर कमा रहा है। बिल्कुल करेक्ट। सो उस फिल्टर से अगर सोचे तो आई थिंक बिल्कुल, अगर आप ये सोचते हैं कि समाज सेवा में आप को मज़ा आता है और उसमें लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं यहाँ पे जैक सिम करके एक बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड व्यक्ति हैं, उन्होंने 40 साल तक बिजनेस किया, उसके बाद से वो पूरे टाइम समाज सेवा कर रहे हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। नॉट एंटरप्रेन्योर, वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं बल्कि।
और वो वर्ल्ड रिनाउंड है, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड टॉयलेट डे उनकी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डे को रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो क्या कहाँ पहुँचे हैं, किस लेवल पे पहुँचे, मात्र समाज सेवा करके और प्रीच करके कि सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, और इतना मेहनत करते हैं वो। तो जहाँ आपको पैशन है, अगर आप उस पैशन में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, यूज करके और उसको बात करके उसके बारे में केवल अपने अंदर ही रख के नहीं होगा। हाँ, आपको उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तरीके अलग है, मतलब उससे नौकरी शायद ना मिले, लेकिन आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। पैसे भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वाकई में उस स्ट्रीम में करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन बहुत हैं आज के ज़माने में। तो वही जो स्टेट जो फील्ड्स थे पहले जो हम जानते थे, सरकारी नौकरी या डॉक्टर इंजीनियर बनो, उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे एवेन्यूज है। और सेकंड चीज जो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर फील्ड में लागू होता है, हर फील्ड में लागू होता है, एक है आप ये सोचो कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको जब पता चले कि उसमें आप अच्छे हो या आप कर पाओगे और या करना चाहते हो, उसके बाद इट इज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस 100%, राइट। सो आप उसके प्रैक्टिशनर बन जाओ, रोज 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 करो। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली, राइट। वो करता गया एंड देन ही बिकेम फाइनली द गॉड ऑफ क्रिकेट। एंड मोस्ट of the examples that you see around the world, whether it's Messi, whether it's Ronaldo, sports हो गया या politics हो गए, जितने भी मंझे हुए कलाकार हैं, एक्टर्स हो गए, शाहरुख हो गया, जितने भी मंझे हुए कलाकार हैं, वो उसी शिद्दत से जो पहले दिन उन्होंने शुरू किया था और आज जो 20-30 साल बाद करें, उसी शिद्दत से वो काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखना पड़ेगा, एंड देन द रिजल्ट्स विल फ्लो। एग्जैक्टली। एक टिपिंग पॉइंट आता है जब उसके बाद से आपको सारे रिजल्ट्स लगता है, ओ माय गॉड इट्स मैजिक एज इफ। एक और चीज़ में एक ट्रिक मैं बताता हूँ अपनी पर्सनल करियर में भी मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया, मैं फॉर एवर इस्तेमाल करता हूँ। वो ये कि क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से हूँ तो मुझे हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ता है। पढ़ता नहीं है, रादर मैं कहूँगा मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने जिन चीज़ों में काम किया, मैं लगभग 3 साल के आसपास उन चीज़ों से ऑलरेडी 2 साल पे मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या करना है, अगला क्या करना है। तो इट इज़ ऑलवेज कि आपको ये सोचते रहना पड़ेगा कि यार अगला क्या होना चाहिए, क्योंकि हर टाइप के प्रोफेशन बहुत जल्दी डिसरप्ट हो जाते हैं। आजकल तो एआई वगैरह आ गया, तो आप सोचिए अगर आप एक्स कर रहे थे काम और वो बुढ़ापे तक आपको पेंशन देगा, जमाना जा चुका है। बहुत सच्चाई ये है। सो एआई का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस, राइट। सो एआई के बारे में आप सबको यही सुनने को आता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एआई आ गया, नौकरी जाने वाली है। एआई नौकरी नहीं खाने वाली है ना। जिनको एआई को यूज करना आएगा उनको इनफैक्ट ज्यादा अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन, एआई विल एम्पावर ह्यूमन टू डू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड डू a lot of variety of work जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, या तो आज वो मैनुअल है। तो एआई के रन में आप जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाओगे, एंड एआई इज अ नो मैन्स लैंड। आप उसमें हर रोज इतनी डिस्कवरी हो रही है कि उसको कैचअप करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा ये इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी तक ये सोचिए कि वो फील्ड में महारथी बैठे थे उस जगह में, उस डोमेन, उस नॉलेज के ऊपर, ठीक है, उन्हीं की वैल्यू हो रखी थी। अब जब से एआई आया, हर कोई उस डोमेन का एक्सपर्ट बन सकता है, तो प्लेइंग फील्ड बराबर हो गई है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब कंप्यूटर आए थे तब धरने हुए थे, बाय द वे, अगर आप गूगल करें तो, कि धरने हुए थे कि हाय कंप्यूटर आ गया, मेरी नौकरी चली जाएगी, और कंप्यूटर नहीं होने चाहिए ऑफिसेज में। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली हम आज के ज़माने देखते हैं जितनी जॉब्स हैं वो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर है, या बीच में कहीं ना कहीं उसके मीडियम कहीं ना कहीं कंप्यूटर है। तो इसी तरीके से एआई भी अब आज के ज़माने में जो है, फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं आप घिरे होंगे उन्हीं चीज़ों से, और आपको करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि जल्दी से जल्दी सीख लीजिए और उसके मास्टर बनिए, तो डरने के बजाय। प्रतिबिंब, आपके हिसाब से इन द नेक्स्ट 12 to 36 मंथ्स, राइट, आपका प्रेडिक्शन क्या है? कौन से 3 टेक विल बी डिसरप्टिव इन द मार्केट? सो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें जो फ्यूचर में डिमांड में होने वाली हैं। एक तो एआई एजेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इज अबाउट एआई एजेंट।
विच बेसिकली मीन्स कि ChatGPT टाइप के और भी स्मार्टर टूल्स आएंगे जिसमें कि आप लिटरली उनसे बात कर सकोगे। जैसे मुझे पता है कि 11 Labs करके एक मैं टूल ट्राई कर रहा था, जिससे आप लिटरली बात कर सकते हो, इंसान जैसा फील करता है कि वो इंटेलिजेंट है। उसके अलावा Claude AI एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसमें कि लिटरली वो कंप्यूटर के अंदर आपके लिए काम करता है। मतलब आप उसको बोलो कि मेरे को टिकट करा दो लखनऊ से दिल्ली की, वो लिटरली जाके कंप्यूटर में ब्राउज करके टिकट बुक करके तक का ला देगा आपको। तो एक्चुअल में काम कर रहा है। सेकेंड चीज़ मिक्स्ड रियलिटी, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। फेसबुक का ऑकुलस है हेडसेट, फिर एप्पल ने विजन प्रो निकाला जो कि अमेजिंग है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड जैसे मैजिक है। आप चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें एक्चुअल दिखती हैं, कीबोर्ड ऐसा दिखता है। इसी टाइप से फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा एडवांस होंगे और काइंड ऑफ चश्मे लेवल में आ जाएंगे कुछ टाइम में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हेडसेट पहने हो। हमारे पास बाय द वे एक फेसबुक का रेबैन चश्मा है जिसमें कि वो कैमरा ऑलरेडी है और स्क्रीन बस ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही वो उसको स्क्रीन टाइप बना देंगे वो भी हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो है मेरे हिसाब से रोबोटिक्स है, जहाँ पे कि मशीन्स जो है, फिजिकल मशीन्स जो है वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं और आप उनको रियल वर्ल्ड में देखना शुरू कर देंगे कुछ टाइम बाद, जहाँ पे कि आपकी डिवाइसेस जो हैं या मशीनें जो हैं वो वाकई में स्मार्ट होंगी टू एन एक्सटेंट कि वो रोबोट टाइप होंगे। आई नो NVIDIA ने एंड मस्क की कंपनी ने ऑलरेडी ऐसे ह्यूमनॉइड टाइप रोबोट्स की पे काम करना चालू ही नहीं बल्कि वो काफ़ी एक्टिव बना दिया उनको। सो इस टाइप की चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी फॉर श्योर। तो आप क्या ऐसे इस डोमेन में अभी कुछ काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ आपका प्लान है? मेरे पहले मैं लखनऊ में रहता तो मम्मी खाना बनाती थी बहुत बढ़िया बढ़िया, फिर मेरी हो गई शादी भैया तो अब मेरी बीवी जो है वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन मुझे क्या कहते हैं मन है कि मैं कुकिंग रोबोट बनाऊं ताकि उसको उतना काम ना करना पड़े। इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें कि रोबोट जो है आप उसको इंग्रेडिएंट्स दे दीजिए, उसको रेसिपी पता है, फिर भूल जाइए, बस वो आपके लिए खाना तैयार करके देगा। वो बहुत तो अभी बेसिक रेसिपीज़ ऑलरेडी बना लेता है और फ्यूचर में हम उसे इनहांस करेंगे जिसमें कि वो एडवांस रेसिपीज़ भी बना पाए और पूरा एंड टू एंड खाना बना पाए। वाह। सो इस बात पे आप लखनऊ से है, खाने की जब चर्चा हो रही है तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लखनऊ में कबाब्स और नॉनवेज तो सबको पता है कि कौन से फेमस जॉइंट से कहाँ जाना चाहिए, खाना चाहिए, बट आप हो वेजिटेरियन। सो हमारे जो भी वेजिटेरियन दर्शक हैं यहाँ जो भी देख रहे हैं उनके लिए भाई आप ऐसे कुछ फेमस जॉइंट्स या आपके फेवरेट प्लेसेस इन लखनऊ बताओ जो जाके एक्सप्लोर करे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं भी जाऊंगा आप रहोगे तो हमें भी ले चलना। बेशक। तो ऐसे कुछ चीज़ें बताओ। तो 3 जगह मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। एक तो है रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट, दूसरा है चटोरी गली गोमती नगर में, जहाँ पे इतना खाने को मिलेगा कि आप थक जाएंगे। वहाँ का फेवरेट क्या है आपका? वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है बट चाप वहाँ के काफ़ी मेरे फेवरेट है। मलाई चाप मैं हर बार जाके वहाँ सूखता ही और तीसरी चीज़ जो है, क्योंकि मैं मुंशी पुलिया के पास रहता हूँ तो वहाँ पे एक पूड़ी छोले की दुकान है, शंकर की पूड़ी छोले कहते हैं उसे। अरे भाई उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, मसालेदार, ऑफ कान से धुआं निकलेगा, सीटी बजेगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरे खून नहीं, मेरे पूड़ी छोले में बहते हैं, क्योंकि मैंने इतना खाया सुबह शाम। अभी भी जब मैं जितनी बार लखनऊ जाता हूँ पूड़ी छोले से शुरुआत होती है और पूड़ी छोले पे अंत होता है। आपने अभी लखनऊ के बारे में बोला, ये जो आपके फेवरेट डिशेस थे, कट टू सिंगापुर, अभी आप सिंगापुर में हो, तो आप कुछ मिस करते हो कि यहाँ सब मिलता है? यहाँ पे सब कुछ मिलता है वैसे तो। एक्चुअली मेरा घर भी मैंने लिटिल इंडिया के पास लिया है, तो लिटरली आपको सब कुछ मिलेगा और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी ज़बान ही चटोरी है तो टेस्ट यहाँ पे साउथ इंडियन बहुत हैं, तो साउथ इंडियन खाना खूब मिलता है। आपको नॉर्थ इंडियन ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि मैंने ढूंढ लिया है तो मुझे पता है समोसा कहाँ ढूंढना है, बताशे कहाँ ढूंढने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स टेस्ट में फ़र्क तो होता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वहाँ का अलग टेस्ट है, यहाँ का अलग टेस्ट है। तो
लेकिन ओवरऑल मिलता सब कुछ है, मैं ये कहूँगा। और इनफैक्ट मैंने सुना है लोग, मेरे जो दोस्त हांगकांग वगैरह में रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, ढूंढने से भी नहीं मिलता। लेकिन मैं तो कहूँगा यहाँ पे तो मैं रोज़ सुबह शाम वेज खाता हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन। लौपासा बाय द वे, अगर आप लोग कभी आए घूमने तो लौपासा में खाइएगा, और लल्लन टाप। मैं तो रोज़ समोसा चाय शाम की मेरी फिक्स है। सो लौपासा डाउनटाउन स्टेशन के बगल में एक फूड कोर्ट जैसा है, हम यहाँ हॉकर सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ अलग अलग कुजीन्स, अलग अलग स्टॉल्स है। वहाँ इंडियन काफ़ी सारे शॉप्स है। तो वेजिटेरियन लोगों को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होता है अगर इंडियन खाना ना मिले। तो अगर आप टूरिस्ट है और आप सिंगापुर आ रहे हैं तो लौपासा जाइए। वहाँ आपको प्योर वेज से लेके, जैन से लेके, इंडियन नॉन वेज से लेके, नाश्ता, मेन कोर्स, आप डोसाज, समोसास, चाट, आपको सब मिलेगा। एंड क्वालिटी ऑल्सो, वन थिंग आई शुड प्रेज अबाउट दिस कंट्री इज दे आर सो फिनिकी अबाउट क्वालिटी। वो रेगुलेट ऐसे करते हैं कि क्वालिटी तो हर एक बिजनेस ओनर को, फूड बिजनेस ओनर को मेंटेन करना ही पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ लोग अपने घर पे खाना बहुत कम बनाते हैं। क्योंकि बाहर का क्वालिटी इतना हाई क्वालिटी रहता है, इतना अच्छा एक्सेस और कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी के वजह से जो खाना मिलता है बाहर इतना अफोर्डेबल है कि अधिकतर लोग सब बाहर ही खाते हैं। आप जाओ, सुबह नाश्ता कर लो, ऑफिस में लंच कर लो, घर आने से पहले पार्सल करा के घर आ जाओ, खाना खा लो। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट हियर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। एंड खाने के लिए तो भाई, आप जो नॉनवेज खाता है उसके लिए तो बिल्कुल जन्नत ही है। मुझे लगता है भाई क्या क्या नहीं मिलता, मैं तो बस देखता हूँ दूर से। उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा खाने के ऊपर चर्चा करने के लिए, क्योंकि वो इस ब्लॉग में तो हो नहीं पाएगा कि खाने के इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और खाने के बारे में बात करें तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भाई सिंगापुर की सबसे खास बात जो मुझे लगी कि वो ये कि यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एंड एट द सेम टाइम उनका पुराना हेरिटेज कल्चर भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। जो आप जहाँ अगर आप टूरिस्ट के जैसे आए हो, केवल मरलायन देख के चले गए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जाते हैं वाकई में गलियों में, चाइना टाउन में चले जाइए या तंजोंग कटोंग साइड चले जाइए, तो आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं जहाँ पे कि 100 साल पुरानी है, वो अभी भी उसी फॉर्मेट में चल रही है। कल मैं एक दुकान में गया, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसमें क्या था कि हर्बल टी मिली, चाइनीज़ हर्बल टी थी, अब बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया। और उनके यहाँ बहुत सारी वैरायटी के हर्बल प्रोडक्ट्स थे। और वो दुकान में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो उस टाइप की थी जहाँ पे कि हमारे लखनऊ में भी होता है ना, जैसे मशहूर कोई लोग आ जाए तो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के दीवार में टंगाई जाती है। यहाँ पे भी वही था कि जो कुछ मशहूर लोगों के साथ उन्होंने फ़ोटो खींच के अपनी दीवार में टंगी हुई थी। तो मुझे वो देख के तुरंत याद आ गया, अरे अगर आप रॉयल कैफे जाते हैं लखनऊ में तो आपको वहाँ पे भी हेमा मालिनी के साथ और इन लोगों के साथ फोटो खींची हुई टंगी मिल जाएंगी। भाई नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप जब कंट्री छोड़ के सिंगापुर मूव कर रहे थे, हाउ इजी वाज दैट डिसीजन? या आज के टाइम पे जो बच्चे उस मोड़ पे है जहाँ उनको एक नया डिसीजन लेना है या नया स्टेप लेना है, एंड दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेडिकमेंट्स इन देयर माइंड कि रूट ए जाना है, रूट बी, या आज के टाइम पे जो यूथ है जो सोचते हैं कि बाहर जाना चाहिए, कौन दूसरे शहर छोड़ के जाना चाहिए, उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो उनके लिए आप व्हाट वुड यू सजेस्ट? तो देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं, मैंने अब मेरे इतने एक्सपीरियंस में समझ में आया। एक लोग जो खुश हैं, जिनके पास जो है उसमें वो खुश हैं। दूसरे टाइप के होते हैं जो थोड़ा मेरे टाइप सनकी होते हैं जिन्हें खुराफात और हमेशा चुल होती है किसी ना किसी चीज़ की। मैं वैसा हूँ। तो जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की तो मैंने एक्चुअली 2 बार जाइंट लीप्स ली हैं। एक बार मैं लखनऊ से बैंगलोर निकला, लखनऊ से निकला, दूसरी बार मैं कंट्री से निकला। तो जब मैं पहली बार लखनऊ से निकला तो भी एक ऐसी फीलिंग होती है कि आप लिटरली दूसरे जगह पे खड़े हैं, आपके पास सड़क पे खड़े हैं और कुछ नहीं है। एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आई थिंक आपको बहुत कुछ सिखाती है कि आप ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन झेल के वापस खड़े होते हैं। बिल्कुल लिटरली आप वो फीनिक्स जैसा होता है कि जलने के बाद वापस से दोबारा जन्म लेना, वैसी फीलिंग है। तो आई वुड रेकमेंड कि हर एक को एक बार ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो जब मैं पहली बार निकला तभी भी मुझे
इट वाज वेरी डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, लोग डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। तो वहाँ पे मैंने एडजस्ट करके सीखा और रिकवर किया टू एन एक्सटेंट की जब मैं इंडिया से निकल रहा था तो देन आई वाज बाय दैट टाइम आई वाज वेरी वेल ऑफ। तो फिर मैंने जब कंट्री छोड़ी और यहाँ दूसरी कंट्री में आए तो भी एक चैलेंज होता है। आप किसी को नहीं जानते हैं, आप किसी से आपको आपके खुद के फैमिली वालों के बाहर आप किसी को नहीं जानते, आपको पूरा सोशल सर्कल दोबारा बनाना पड़ता है अपना आप। तो इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कि आपको वो कहते हैं ना वो आप लोहा तप के कठोर होता है। तो ये वो सब एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन में हेल्प करते हैं और चलना सिखाते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, ये मेरी कंपनी जो अभी सेकंड है ह्यूमन एआई, ये मेरी सेकंड कंपनी है बाय द वे। मेरी पहली कंपनी थी थिंग्स थिंक, जिसमें रेवेन्यू था बिग ज़ीरो मतलब नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो वो भी एक डर था मेरे लिए कि यार अच्छी खासी फिक्स्ड जॉब है, क्यों साले कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, काहे ये सब कर रहे हो। लेकिन मैंने वो डर के आगे कोशिश की। पहली बार में फेल ही नहीं, लिटरली डब्बा गोल हुआ, उसको बंद किया। फिर मैं यहाँ आया तब मैंने दोबारा से सेकेंड कंपनी स्टार्ट की एंड इट इज़ भगवान की दया से बहुत ही अच्छा कर रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट परसिस्टेंस एंड पुटिंग योरसेल्फ इन द सिचुएशन जहाँ पे कि आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन जब आप एक बार करते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अरे यार जब पहली बार किया है तो अभी भी कर लेंगे। तो वही सेम चीज़ आप हर एक को थोड़ा तो इनकन्वीनियंस झेलना चाहिए, ये मैं रेकमेंड करूँगा। एक्चुअली वो मूवी का डायलॉग है ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट अप्लाइज इन ऑल आवर लाइफ्स। कोई नहीं चाहता है भाई घर छोड़ना, कोई नहीं चाहता है एट एन यंग एज जब आप घर के एक जो कंफर्ट वाले दायरे से आप बाहर निकलो। कोई नहीं चाहता है, माँ बाप जो आपके उम्र में बढ़ते ही रहेंगे उनको छोड़ के आप जाओ कहीं जाके अपना लाइफ बनाओ। कोई नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते थे, मैं भी नहीं चाहता था, पीडी भी नहीं चाहते थे, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और ऐसे आप में से ऐसे बहुत सारे यूथ जो आज देख रहे हैं, आप लोग के पास भी ऑप्शन, कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा तो आपको शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं उनके पास एस्पिरेशन होगा, ताकि उसके लिए भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन दोनों केसेस में प्लीज़ एक्सप्लोर, बाहर जाओ, सीखो, लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करो और अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक बेहतर लाइफ बनाओ। एंड आई थिंक that is the biggest success that we can achieve. Once we leave house, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब आप सीखोगे, तब आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होता है। बिल्कुल, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा कंफर्ट जोन है। चाहे वो कभी कभी लोकेशन होता है, कभी कभी और भी चीज़ें होती हैं। हम मान लीजिए हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हम उस जो कर रहे हैं उसमें कंफर्ट जोन की वजह से फंसे हुए हैं। तो आपको इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए कि आप वाकई में कहाँ जाना चाहते हो एंड उसके हिसाब से डिसीजन लेना। और ये हमेशा शहर छोड़ने की बात नहीं है। ये अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड और एक कंफर्टेबल जॉब में हो जहाँ प्रोग्रेस हो रहा है, धीमे पेस पे हो रहा है, आप आग बंद करके काम कर ले रहे हो, आप चैलेंज कीजिए। आप देखिए शायद आप कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रोल ले पाए। आप अपने बॉस से बात कीजिए, अपने और रोल्स देखिए, अगर विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी की आप अगर कहीं और कुछ डेवलप कर पाओ, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा पाओ, कुछ और ज़्यादा काम कर पाओ, तो as soon as you challenge your threshold to take more work, to take more challenges, there is where you will find exponential growth. Yes. वो रिस्क आप नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। सो दैट इज द ब्यूटी। सो रिस्क लीजिए, मेजर्ड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप कूद पड़ो सब कुछ दाव में लगा के, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं, वो मत करो। सेफ्टी नेट रखो, बट रिस्क लीजिए, कंसिस्टेंटली रिस्क लीजिए एंड इट विल पे ऑफ। आपको हमेशा आपकी लिमिट अगर ये है तो हमेशा ये देखना है कि ज़रा सा आगे कहाँ जा सकता हूँ मैं या जा सकती हूँ। तो वो लिमिट को या अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है। जैसे जिम में क्या होता है भाई, आप 10 किलो उठा सकते हो, अगली बार 12 की कोशिश करोगे, 14 की कोशिश करोगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आपको अगर कहीं जाना है, कहीं आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में है ये चीज़ें कि यार आई विश, हर एक का होता है ना कि यार आई विश, तो वो विश को सुनो और उस तरफ कदम बढ़ाओ, एक्शन लो।
अपने दोस्तों को बोलो कि भाई मुझे डंडा कर तो वो आपको डंडा करेंगे। जैसे मैं भाई अपने शुभ्रो डंडा कर रहा हूँ कि भाई ये इसके बाद वालों पॉडकास्ट कहाँ है उनमें भी डंडा करूँगा। तो आप उन लोग दोस्तों को बोलिए डंडा करें, धान बोएं आपके, और आपको एक्शन लेना है और धीमे धीमे आपको मज़ा आने लग जाएगा और आप वहाँ जहाँ विश कर रहे हैं आप वहाँ पहुँच जाएंगे। सो विशेस तो बहुत होती है बट एक्सेस नहीं होता है। जैसे व्हेन आई वाज आल्सो ग्रोइंग अप तो इतना नॉलेज नहीं था मेरे अगल बगल में कि उनसे मैं पूछूं कि अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो वही अब जब मैं जमशेदपुर से हूँ, सो मैं जब जमशेदपुर से निकलता था 3 ही ऑप्शन थे, राइट। सो 60% विल गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन बॉम्बे कम लोग जाते थे क्योंकि बॉम्बे महंगा था, बाकी चले जाते थे पुणे, और जो बचे कचे रहते थे वो जाते थे बॉम्बे, राइट। सो दिल्ली पुणे बॉम्बे के बीच में ही जाते थे, और कुछ फिर बैंगलोर भी डेवलप होने लगा, कॉलेजेस आने लगे तो बैंगलोर जाने लगे। तो एक्सेस नहीं था, तो हम वो रैट रेस में फंसे रहते थे। तो वो ये सारा जो चॉइस रहता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सपोर्ट यू हैव, व्हाट एक्सेस यू हैव। 100%। कैसे समझना चाहिए आज के टाइम पे? आज के टाइम पे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि हैविंग मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी मेरे पास मेंटर्स थे तो उन्होंने मुझे लिटरल ऐसे शॉर्टकट बताए कि मैंने अपने 5 साल कम कर दिए। उसी चीज़ को मुझे खुद 5 साल लगते हैं अदरवाइज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉग्निजेंट में था और मैं क्लाउड इंटीग्रेशन में था, और उस समय भी मेरे सीनियर आर्किटेक्ट थे जिनके साथ काम करता था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई कि कॉल पे कैसे बिहेव करना है, मेल में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो कि 90% लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कॉर्पोरेट में होते हुए भी कि क्या। और वो सब चीज़ें ऐसी थी कि जिनको मैंने सीख के जब अपनी अगली कंपनी EY में ज्वाइन किया और मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो इट वाज जस्ट लाइक सबकॉन्शियस हैक्स। मतलब कि मैं लिटरली ये समझ सकता था कि मेरे बॉस को, पार्टनर को क्या पसंद आएगा, एंड आई कुड रियली ट्वीक माई वे टू एवरी ईयर प्रोग्रेशन और प्रमोशन की। मुझे हर साल प्रमोशन प्रोग्रेशन मिलते थे और लोग अचंभित रहते थे कि तुम करते क्या हो ऐसा। काम तो ठीक है हम भी कर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। तो ये वो मेंटरशिप से वो हैक मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए बता रहा हूँ, आप जो भी सुन रहे हो, यूथ या यंग प्रोफेशनल्स, एक अच्छा मेंटोर जो, और ये आज के समय से नहीं, ये महाभारत के समय से चला आ रहा है, राइट। एक अच्छा गुरु आपका लाइफ बना सकता है। तो आप देखिए, आपको किसके तरह बनना है, आपको किससे ज्ञान अर्जन करना है, आप पढ़ जाओ उनके पीछे। वो 5 दिन उनके पास टाइम नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, आप लगे रहो। आज नहीं तो कल आपको वो मिलेगा, वो एक्सेस मिलेगा। और पर आप जब मिलेगा, जैसे प्रतिबिंब बोल रहे हैं, आप वो जो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनसे जो आप एक्सपीरियंसेस लोगे 5 to 6 years, तो आप ऐसे स्किप कर जाओगे, लोगे आगे चले जाओगे। 100%। और ये मेंटर्स से जब तुम बोलोगे कि यार हमें कोच कर दो, आई कैन गारंटी कि 90-99% लोग खुशी खुशी करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों से कोई ये नहीं कहता कि यार मुझे सिखा दो। कितने लोग कहते हैं मेरे पास, हर कोई मेरे पास आता है कि भाई नौकरी दिला दो। कोई ये नहीं पूछता कि यार तुमने ये किया कैसे। मैं उनको लाइन बाय लाइन बता सकता हूँ कि ये करो और तुम यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन वो ये नहीं जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या है शॉर्टकट चाहिए भाई। आज बस नौकरी दे दो यार, आज सबको वही शॉर्टकट चाहिए, राइट। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी को कुछ आपको अगर सिखाना है किसी को कैसे भूखा ना रहे, तो मछली पकड़ना सिखा दो। एग्जैक्टली। ठीक है, आप अगर वो सीख लोगे, वो स्किल सीखोगे, राइट। स्पेंड टाइम एंड एफर्ट इन फाइंडिंग मेंटोर्स एंड उनसे स्किल सीखने में फोकस करो। तो आप अगर स्किल सीख जाओगे तो पैसे आते रहेंगे, पैसे बनते रहेंगे। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मेंटोर बनाओ। आपको अगर डायरेक्शन चाहिए, हमेशा वो बहुत फॉर्चुनेट लोग रहते हैं जिनको फैमिली में मेंटोर्स मिल जाते हैं, जिनके फादर या मदर
उनको मेंटोरशिप कर सकते हैं, या ब्रदर या अंकल जो भी फैमिली में है। अगर नहीं है तो आसपास में देखिए, आपको डेफिनेटली मेंटोर्स मिलेंगे, 100%। प्रोफेशनल रन में मिलेंगे, बाहर मिलेंगे आपको, आपके शायद स्पोर्ट्स टीचर मेंटोर रहेंगे। आप मेंटोर खोजिए। मेंटोर क्या करता है, जस्ट स्किल नहीं सिखाता है, मेंटोर आपका ना कैरेक्टर और माइंडसेट डेवलप कराएगा। बिल्कुल। आप एक बार जब वो चीज़ों को सीखना शुरू करोगे, choosing knowledge over money, once you prioritize that, money will follow as a byproduct. So that we all agree, we said together, right? Money is the byproduct of the value that you deliver. Right. And value पहले deliver की जाती है, money follow करती है। कभी भी जैसे ही आप ये मत करो कि यार मुझे इस चीज़ के लिए इतना रुपया मिलेगा इसलिए मैं करूँ। नो, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो उतना ही पा पाओगे मैक्सिमम, है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है, अच्छे से करनी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा जो आप सोच रहे थे कि आप उस चीज़ का चार्ज करते हैं। See, for example, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, राइट, सो जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स है, अगर मैं ये सोच के अपना कंटेंट चैनल क्रिएट करना शुरू करूँ कि यार मुझे तो इससे पैसे कमाने हैं, राइट, तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। पर अगर आप इसको कंटेंट क्रिएट करना इस वजह से शुरू करोगे क्योंकि आपको मज़ा आता है ना, और हर एक बार जो आप एक कंटेंट पीस पब्लिश करोगे उससे आपको कुछ सीखना मिल रहा है, एंड नेक्स्ट विल बी बेटर देन द नेक्स्ट विल बी बेटर देन द नेक्स्ट वन। अगर इस हिसाब से आप जर्नी को लोगे तो कभी ना कभी आप वो टिपिंग पॉइंट पे पहुंच ही जाओगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू बिकॉज यू आर ओरिजिनल एंड जेन्युइन। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन व्हाट यू सेड, दैट लुक फॉर अ मेंटोर, गो आस्क, टॉक, रिक्वेस्ट, गैदर नॉलेज एंड मेक योरसेल्फ केपेबल। तो मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स ढूंढिए कि आपको क्या पसंद है और क्या बिल्कुल नापसंद है। सेकंड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आफ्टर जॉब में क्या एफर्ट डाल सकते हैं उस एफर्ट को डालिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मे बी हो सकता है एक्स्ट्रा काम करना, जगह चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, कंपनी चेंज करना या सर्कल चेंज करना। फिर मेंटर ढूंढिए। आई एम 100% श्योर कि अगर आप किसी से हेल्प मांगने जाओगे कि भैया मुझे सिखा दो, कोई मना नहीं करता। बहुत खुशी से लोग बताते हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है। उससे आपके ये पूरी स्ट्रगल जो है ना वो शॉर्टन हो जाएगी। आपके 5-5, 6-6 साल बच जाएंगे क्योंकि आपको वो चीज़ें खुद ट्रायल एंड एरर नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उस चीज़ को जो आपने सीखा उसको अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आपने एक्वायर किया उसको शेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि लोग भी सीखेंगे, आपका नाम बनेगा, पर्सनल ब्रांड बनेगी। और जो सक्सेस है ना, ये इन स्टेप्स का आउटकम होता है असल में। बिल्कुल भाई, एक टाइम के बाद सरप्राइज होंगे कि भैया ये हुआ कैसे। बिल्कुल भाई अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। प्रतिबिंब, थैंक यू सो मच फॉर letting the audience know this beautiful mantra, the 5-fold mantra that you just explained. But in your future, in 2025, what is your priority? What are the next steps? अगला क्या काम करने वाले हो आप? सो अब ह्यूमन एआई जो है वो मैंने अभी तक अपनी बहन पलक को ऑलरेडी ग्रूम किया है। वो कॉलेज से पास आउट हुए उसे आई थिंक 2 या 3 साल हुए हैं। तो इन 2-3 सालों में मैंने उसे ग्रूम किया इस हिसाब से कि वो अब एक्ट करे ह्यूमन एआई के CEO जैसा, और मैं अगले पड़ाव देखूं। उस सिलसिले में अब मैं अगले साल 2025 से लोगों से कनेक्ट करना शुरू करूंगा, शेयर करना शुरू करूंगा। मैं भी और ज़्यादा शेयर करना चाहता हूं दुनिया के साथ कि मैंने जो भी नॉलेज है मेरे पास स्टार्टअप वर्ल्ड में, या कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे खड़ी करते हैं, या फिर और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने वाली है उनको सीख के अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मेरा गोल है। तो अगर कोई आपके ऑडियंस में भी गाइडेंस चाहते हैं तो आई एम हैप्पी टू शेयर एंड गाइड, या उन्हें कोई स्पेसिफिक सवाल जवाब हैं तो फॉर श्योर कमेंट्स में हमें लिख के बताएं। एंड मैं इनफैक्ट लोगों को जो भी मेरी बन पड़े मैं वो हेल्प करना चाहूँगा आगे। थैंक यू सो मच पीडी भाई फॉर सच जेनरोसिटी, नॉट जस्ट पुशिंग मी टू स्टार्ट माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी विच आई एम पैशनेट अबाउट, बट पीडी भाई जैसे बोल रहे हैं कि अगले साल वो कोशिश करेंगे
कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सके कि स्टार्टअप फाउंडर से बात करे, यंग एंटरप्रेन्योर से बात करे, कॉलेज स्टूडेंट से बात करे, जो भी यूथ वो पड़ाव में है, यंग प्रोफेशनल जो भी पड़ाव में है, वेयर दे नीड सम गाइडेंस एंड सजेशन, ही विल बी ओपन फॉर दैट। तो इस डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इनका ईमेल आईडी और कंपनी आईडी मैं डाल दूंगा। आपको अगर कभी इनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी तो आप प्लीज़ कीजिए, डीएम कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच पीडी भाई, एंड वील सी यू अगेन विद द नेक्स्ट पॉडकास्ट।